हिंदुस्तान में योग की तारीख बहुत कदीम है। कहा जाता है हजारों साल पहले समाजी रहनुमा महर्षि पतंजलि, जिन्हें फादर ऑफ योगा भी कहा जाता है, उनके मुताबिक योगा के 8 अक़साम हैं, जिनमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि है। योग करने वाले अपनी जिंदगी को डिसिप्लिन के साथ जीते हैं, मानो वो अपने जहन को एक सिमत में रखकर, अपनी सांसों को काबू में रखकर अपने जिस्म और दिमाग के साथ तालमेल बनाने की कोशिश करते हैं। योग के जरिए योगी अपनी रूह की तवानाई को खुदा के साथ जोड़ने की कोशिश करता है, जिसे मेडिटेशन के नाम से भी जाना जाता है। योग करने के भी कई तरीके हैं, जैसे जप, कर्म, भक्ति, राज वगैरह। यानी योग के जरिए जहाँ खुदा की रसाई हासिल करना है, वहीं सेहत और तंदुरुस्ती के लिए भी योग बहुत मुफीद है। मौजूदा दौर की मेडिकल साइंस ने भी इस बात का इंकशाफ किया है कि योग बहुत सी बीमारियों से निजात का एक जरिया है। इक्कीस जून को आलमी यौम योग यानी इंटरनेशनल योगा डे के नाम से मौसू कर दिया गया। यहाँ हम लोग योग की चर्चा करेंगे। योग एक बहुत पुराना विज्ञान है, इसको हम आध्यात्मिक विज्ञान के रूप में जान सकते हैं। योग एक जीवन जीने की कला है, योग एक स्वस्थ रहने का विज्ञान है। योग का प्रादुर्भाव आज से हजारों वर्ष पूर्व हुआ। सच पूछा जाए तो योग पूरे विश्व को, भारत की एक देन है, भारत की एक अच्छी विरासत है, जो आज पूरी दुनिया में लोगों को स्वास्थ्य के बारे में और सहज रहने के बारे में सिखा रही है। 27 सितंबर 2014 को हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने यूनाइटेड नेशंस में एक प्रस्ताव रखा कि पूरी दुनिया को एक ऐसा दिन मनाना चाहिए जो सारे लोगों में योग का प्रचार प्रसार करे। 11 दिसंबर 2014 को यूनाइटेड नेशंस में ये प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ। उसमें निर्णय लिया गया 21 जून को हम पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएंगे, और सन 2015 से लेकर आज तक हर साल हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। न केवल देश में बल्कि पूरे विश्व के जितने भी देश हैं, लगभग सारे देशों में बहुत उत्साह से, बहुत मोटिवेशन से, बहुत एनकरेजमेंट से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। लाखों लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और एक स्वस्थ समाज की हम चाहते हैं कि ये वसुधैव कुटुंबकम का जो संदेश है वो पूरी दुनिया में फैले, और योग उसमें एक बहुत अच्छा माध्यम हो सकता है पूरी दुनिया को स्वस्थ रखने के लिए। योग केवल व्यायाम भर न होकर अपने आप से तथा विश्व व प्रकृति के साथ तादात्म्य को प्राप्त करने का माध्यम है। यह हमारी जीवन शैली में परिवर्तन लाकर तथा हम में जागरूकता उत्पन्न करके जलवायु परिवर्तन से लड़ने में सहायक हो सकता है। आइए हम एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को आरंभ करने की दिशा में कार्य करें। योग को
योग करने के कुछ नियम हैं। अगर किसी को योग करना है तो उसके लिए नियमों का पालन ज़रूरी है, क्योंकि योग हमें एक अनुशासन वाली ज़िंदगी सिखाता है। योग हमारी लाइफ को डिसिप्लिन करता है, हमारे अंदर पेशेंस डेवलप करता है और अल्टीमेटली हमें एक स्वस्थ और सहृदय नागरिक बनाने में योगदान देता है। तो योग के जो नियम हैं वो ये हैं कि सबसे पहले आप सुबह जल्दी उठिए, रात को जल्दी सोइए। योगाभ्यास करने से पहले कम से कम 4 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना चाहिए। अगर आपको कुछ खाना है, कोई हल्का सा पानी पी सकते हैं, कुछ इस तरह का नींबू पानी ले सकते हैं, लेकिन कोई भी ठोस पदार्थ आपको नहीं लेना चाहिए। योग करने के 1 घंटे पश्चात आप हल्का नाश्ता ले सकते हैं। योग करने का सबसे अच्छा समय प्रातःकाल का है। सूर्योदय से पूर्व अगर आप उठ सकें, जल्दी कर सकें तो बहुत ही अच्छा है। सायंकाल भी योग किया जा सकता है, लेकिन सबसे अच्छा समय प्रातःकाल का है। हम योगा रिलैक्सेशन के लिए करते हैं, फिटनेस के लिए, थेरेपेटिक्स के लिए। और जैसे कि अब हम बात करेंगे आज थेरेपेटिक योगा के बारे में। कई प्रकार की बीमारी होती है और एक पर्टिकुलर बीमारी के लिए हम एक पर्टिकुलर सेट ऑफ आसन या प्राणायाम करते हैं। तो आइए आज हम देखते हैं कुछ ऐसी बीमारी जो कॉमनली पाई जाती है लोगों में, जैसे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है, जिनमें ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, थायराइड इश्यूज़ और जनरल फिटनेस के बारे में बात करेंगे। और ये कई लोगों में कॉमनली पाई जाती है। अभी हम जनरल फिटनेस, जो हर कोई आजकल फिट रहना चाहते हैं, उनके लिए हम सजेस्ट करेंगे सूर्य नमस्कार। जो सूर्य नमस्कार की जो 12 पोस्चर्स है वो बेसिकली हमारे सारे एंटायर बॉडी, माइंड, बॉडी और सोल को इफ़ेक्ट करती है और हमारी मेटाबॉलिज्म और हमारी जनरल स्टिमुलेशन और वर्किंग और एक्टिविटीज़ इंक्रीज़ करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस कैसे की जाती है। और हम अभी चलेंगे मनीषा और आलोक के पास। आइए अभी हम अभ्यास करते हैं सूर्य नमस्कार की। 1 नमस्कार आसन, 2 ऊर्ध्व हस्तोत्थान आसन, 3 पादहस्तासन, 4 अश्वसंचालासन, 5 पर्वतासन, 6 अष्टांग नमस्कार, 7 भुजंगासन, 8 पर्वतासन, 9 अश्वसंचालासन, 10 पादहस्तासना, 11 ऊर्ध्व हस्तोत्थानासन और 12 नमस्कार आसन। हमारी जो कॉमन योगा प्रोटोकॉल है डायबिटिक्स के ऊपर ही बनी है और यही हमारी इंटरनेशनल योगा डे की प्रोटोकॉल फॉलो की जाती है। ऐसे कुछ आसन हैं जैसे ताड़ासन, त्रियकताड़ासन, कटी चक्रासन, उष्ट्रासन, वक्रासन। ऐसे कुछ आसन प्रैक्टिस की जाती है जो हमारी पैंक्रियाटिक स्टिमुलेशन और एक्टिविटीज़ बढ़ा देती है और हमारी इंसुलिन के सेक्रेशंस वगैरह नॉर्मलाइज और बैलेंस करती है। डायबिटीज़ के लिए, शुगर के लिए कुछ आसनों का अभ्यास करेंगे। तो पहला आप आसन इसमें अभ्यास कर सकते हैं ताड़ासन। ताड़ासन की स्थिति, पहले सामान्य स्थिति, योग स्थिति में खड़े रहेंगे। दोनों हाथ धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाएंगे। दोनों हाथों की उंगलियां ऊपर, फिंगर क्रॉस करेंगे। हथेलियां आसमान की तरफ, पूरी बॉडी धीरे धीरे ऊपर की ओर खींचिए। सामने कंसंट्रेट करेंगे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे एड़ी को ऊपर उठाएंगे। किसी भी एक बिंदु पर लगातार अपने मन को ध्यान करेंगे, केंद्रित करेंगे। रिलैक्स, श्वास छोड़ते हुए एड़ी को नीचे, दोनों हाथों को धीरे धीरे नीचे की तरफ वापस ले। डायबिटीज़ का दूसरा आसन अभ्यास करेंगे
त्रियक ताड़ासन कहते हैं इसको। दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाएंगे धीरे धीरे, श्वास भरते हुए। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में क्रॉस करेंगे, हथेलियाँ ऊपर आसमान की तरफ, पूरी बॉडी खींचेंगे। राइट साइड श्वास छोड़ते हुए, राइट साइड धीरे, दृष्टि आपकी सामने, होल्ड रखेंगे थोड़ी देर। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस, नहीं, फिर से जो है श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, फिंगर को आपस में क्रॉस करेंगे, हथेलियाँ आसमान की तरफ खींची हुई, बॉडी बिल्कुल सीधी रखेंगे। श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ जाएंगे, शोल्डर को सीधा रखेंगे, सामने देखेंगे। श्वास भरते हुए सीधे, दोनों हाथों को धीरे धीरे नीचे की ओर लेके आइए, रिलैक्स, बैठ जाएंगे। डायबिटीज की तीसरा आसन है। तीसरा आसन वक्र आसन का अभ्यास करेंगे। दाहिने पैर को घुटने से बेंड करते हुए लेफ्ट घुटने से क्रॉस करके खड़ा करके रखेंगे घुटने को। बाएं हाथ को दाहिने घुटने पे लपेटेंगे। दाहिना हाथ कमर के पीछे रखिए, दोनों कंधे पीछे की ओर खींच, कंधे बिल्कुल सीधे रखेंगे। दृष्टि आपकी पीछे दाहिनी तरफ से पीछे की ओर। नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। वापस दोनों गर्दन सीधी रखेंगे, पैर को सीधा कर लीजिए। दूसरा पैर लेफ्ट घुटने को, बाएं घुटने को घुटने से बेंड करिए, राइट घुटने के पास रखेंगे। दाहिना हाथ बाएं घुटने से लपेटेंगे, बायां हाथ पीछे की ओर देखेंगे। हाथ को जो है सीधा रखेंगे। वापस सामने देखिए, दोनों हाथ कमर के पास दंडासन की स्थिति में। वज्रासन में बैठ जाएंगे, दोनों घुटने को बेंड करते हुए। डायबिटीज के लिए चौथा आसन है आपका मंडूक आसन। दोनों हाथ की मुट्ठियां बंद करेंगे, दोनों अंगूठे अंदर, अंगूठे की साइड नाभि पे मुट्ठियों को टच करेंगे। श्वास बाहर धीरे धीरे बाहर छोड़ते हुए, पेट अंदर पिचकाते हुए आगे की ओर झुकेंगे, सामने देखेंगे। आईब्रो सेंटर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, दृष्टि आपकी दोनों कोहनियां ऊपर की ओर खींची हुई, फेस स्माइल। थोड़ी देर इस आसन में स्थिर रहेंगे। वापस श्वास भरते हुए ऊपर उठेंगे, दोनों हाथ की मुट्ठियों को खोलेंगे, दोनों हाथ घुटने पे। अगला आसन जो है डायबिटीज का ओष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। ओष्ट्रासन में पहले घुटने के बल पे खड़े हो जाइए, दोनों घुटने में हल्का सा गैप दीजिए, 1 से 1.5 फीट का गैप रखेंगे। राइट हैंड राइट हील पे, लेफ्ट हैंड लेफ्ट हील पे, राइट हैंड राइट हील पे लेके जाएंगे श्वास भरते हुए। लेफ्ट हैंड लेफ्ट हील पे श्वास भरते हुए धीरे धीरे गर्दन को धीरे धीरे पीछे की ओर लटका दीजिए। श्वासों की स्थिति सामान्य, होल्ड रखेंगे थोड़ी देर।
वापस आएंगे, दाहिना हाथ आगे, फिर बायां हाथ आगे, दोनों हाथ थाइस पे, धीरे धीरे बैठ जाएंगे वज्रासन में। नेक्स्ट हम देखते हैं ओबेसिटी, जो बहुत ही कॉमनली देखी जाती है आजकल के यंगर जनरेशन में, और जो इवन द वर्किंग क्लास में भी दिखी जाती है, क्योंकि आजकल हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ कम हो गई है और हमारी ईटिंग हैबिट्स जो स्ट्रेस की वजह से या रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स की वजह से करेक्टली फॉलो नहीं की जाती, जिसकी वजह से मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस आ रही है और फैट की एक्यूमुलेशन। तो इसमें हम देखेंगे कि हम हलासन, धनुरासन और सर्वांगासन की प्रैक्टिस से ओबेसिटी की करेक्शन की जा सकती है, क्योंकि ये बेसिकली हमारी मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव करती है, फैट डिस्ट्रीब्यूशन और फैट मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव करती है। अब हम ओबेसिटी के लिए आसनों का अभ्यास करेंगे। शवासन की स्थिति में लेट जाइए। सेतुबंद आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों टांगों को घुटनों से मोड़कर खड़ा कर लीजिए। दोनों पैरों में, घुटनों में कंधों के बराबर अंतर रखिएगा। दोनों हथेलियां जमीन पर। अब धीरे धीरे श्वास भरकर अपने कमर वाले भाग को जमीन से ऊपर उठाइए। श्वास भरते हुए कमर को इतना ऊपर उठाएंगे कि आपकी ठुड्डी आपके कंठकूप से, गले से टच हो जाए। आसन को उठाने के बाद श्वास को सामान्य रखेंगे। सामान्य स्थिति में आसन को थोड़ी देर रोक कर रखें। श्वास को सामान्य रखेंगे। पोस्चर को बनाए रखिए। धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए कमर को नीचे रखिए। ओबेसिटी के लिए दूसरे आसन का अभ्यास सर्वांगासन। दोनों हथेलियां जमीन पर रखिए। श्वास को भरते हुए दोनों पैरों को 90 डिग्री ऊपर उठाइए। अब दोनों हथेलियों का सपोर्ट कमर पर देते हुए दोनों टांगों को 180 डिग्री ऊपर उठा दीजिए। दोनों हथेलियां बैक पर, पंजों का रुख ऊपर की तरफ, सामान्य श्वास। धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए कमर वाले भाग को जमीन पर रखिए। हथेलियां जमीन पर। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों पैर जमीन पर रिलैक्स। इस आसन का अभ्यास 1 से 2 बार कर सकते हैं। ओबेसिटी के लिए तीसरे आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैर मिलाइए, हल आसन। हथेलियां जमीन पर। श्वास को भरते हुए दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाइए, 90 डिग्री। अब दोनों हथेलियां कमर पर रखिए और हाथों का सपोर्ट देते हुए दोनों टांगों को सर के पीछे ले जाइए। पैर का पंजा जमीन पर टच हो। सामान्य श्वास। श्वास को भरते हुए धीरे धीरे वापस आइए। दोनों पैरों को ऊपर उठाइए। धीरे से कमर को नीचे रखिए।
धीरे धीरे दोनों टांगे नीचे, दोनों पैरों में गैप, दोनों हथेलियां आसमान की तरफ, ढीला छोड़ेंगे शरीर, शवासन। ये था ओबेसिटी के लिए पीठ के बल लेटने वाले आसनों का अभ्यास। अब दाईं तरफ से करवट लेकर पेट के बल आ जाइए, पेट के बल लेटने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। ओबेसिटी के लिए चौथे आसन का अभ्यास करेंगे, वो है धनुरासन। दोनों टांगों को घुटनों से मोड़ लीजिए, दोनों पैरों में और घुटनों में कंधों के बराबर अंतर दीजिए। दोनों हाथों को पीछे लाइए और दोनों हाथों से एंकल जॉइंट, अपने टखनों को कसकर पकड़ लीजिए। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे सामने से चिन, चेस्ट और पीछे से दोनों घुटनों को ऊपर की तरफ उठाइए। दृष्टि को सामने रखिए, शरीर का पूरा भार अपनी नाभि पर केंद्रित। सामान्य श्वास के साथ आसन को बनाए रखें। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे घुटनों को नीचे रखिए, हाथों की ग्रिप हटाइए, पैरों को सीधा कीजिए। मकर आसन की स्थिति में रिलैक्स करेंगे, दोनों हाथ सामने, माथा हथेलियों पर। इस आसन का अभ्यास 2 से 3 बार किया जा सकता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज जो भी जानकारी आपके साथ शेयर की गई है वो आपके लिए काफ़ी लाभदायक रही होगी, और मैं ये भी उम्मीद रखती हूँ कि आप योगा की प्रैक्टिस करेंगे और अपनाएंगे अपनी डेली एक्टिविटीज़ में, और इसके प्रचार ज़रूर करेंगे। मेरा नाम जीपी सिंह है और मेरी उम्र 59 साल है। मैं करीब यहाँ 2.5-3 साल से आ रहा हूँ। आने से पहले मेरे शरीर में काफ़ी बीमारियाँ थी, सांस लेने में दिक्कतें थी, घुटने में बड़ी प्रॉब्लम थी, वेट भी ज़्यादा था। अब धीरे धीरे मेरा वेट भी काफ़ी रिड्यूस हुआ है और शरीर में काफ़ी फुर्ती आई है, बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आई है, और मेरे हिसाब से 90% मेरी जो बीमारियां वो क्योर हो चुकी हैं। और मैं तो सभी को यही सलाह दूंगा कि हर आदमी योग से जुड़े। मेरा नाम दीपिका है और मेरी उम्र 35 साल है। मुझे इस स्थान पे आते हुए आज 6 महीने हो गए हैं। उससे पहले मेरी बॉडी में बिल्कुल भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी। जब से मैंने योगा शुरू किया है, नेचुरोपैथी शुरू किया है, तब से मुझे एक अलग ही आभास होने लगा है। बॉडी में बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है, तंदुरुस्ती आ गई है। जो पहले मुझे अर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी, बिल्कुल तो ठीक नहीं हुई है, लेकिन बहुत फ़र्क है। आज के टाइम पे हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो चुका है कि हम लोग सिर्फ बैठे रहते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं। सो इनिशियली मुझे लगता है हमें स्टार्ट करना चाहिए कुछ ऐसे एक्सरसाइजेस से, जिसमें प्राणायाम आता है, हमारे कुछ बेसिक सूक्ष्म व्यायाम आते हैं। और आई थिंक ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो सबके लिए सिर्फ बड़े ही कर सकते हैं। जो छोटे बच्चे हैं, मुझे लगता है सबसे पहले उनको शुरू करना चाहिए, क्योंकि अगर हम शुरू करेंगे हमारे बच्चे भी वही सीखेंगे, और अगर हम तंदुरुस्त रहेंगे तो बच्चे भी तंदुरुस्त रहेंगे। मैं 6 इयर्स का हूँ। जब मैं छोटा था 2 इयर्स का, तो मम्मा के साथ योगा करता था, इसलिए अब मुझे योगा अच्छी लगती है। योग करने से हमारी हड्डियाँ मजबूत होती है और हमारी स्किन है वो सफल होती है। हमारी लंग की कैपेसिटी बढ़ती है, जिससे हमें ब्रोंकाइटिस और अस्थमा जैसी प्रॉब्लम नहीं होती। हमारी पैनक्रिया एक्टिव हो जाती है, जिससे हमारी डायबिटीज़ जैसी प्रॉब्लम नहीं होती। घुटने हमारे फ्लेक्सिबल रहते हैं, जिससे नी पेन की प्रॉब्लम नहीं रहती। और हमारे पाँव भी एक्टिव रहते हैं, जिससे हमारे कोई भी ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम वो नहीं होती। योगा का बहुत फ़ायदा है। जैसे मुझे भी, मेरी कमर में पहले बहुत दर्द रहता था, चलने में काफ़ी दिक्कत रहती थी, ज़्यादा देर खड़ी नहीं हो पाती थी मैं। पर लगातार योगा करने से, डाइट फॉलो करने से मेरे को इस चीज़ में काफ़ी हेल्प हुई है। मुझे 6 महीने हो गए योगा करते हुए। मेरे को थायराइड, कंपन और स्किन प्रॉब्लम, सांस की भी कुछ दिक्कत थी। इससे मुझे बहुत सहयोग मिला है। योगा से हम स्वस्थ और बिल्कुल ठीक रहेंगे। हमें हमेशा के लिए योगा सबको मिलकर करना चाहिए। मैं एक चीज़ सबको रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ
कि इस चीज़ की मोटिवेशन स्कूल और कॉलेज में बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे सब सब्जेक्ट्स की पढ़ाई होती है वैसे ही आधा घंटा बच्चों के लिए ये हैबिट रेगुलर डालनी बहुत ज़रूरी है। मुझे पहले साइनस की प्रॉब्लम थी, मैंने रेगुलर योगा करा 4 साल, 3 महीने में मुझे बहुत ज़्यादा आराम मिला। उसके बाद मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। इससे मेरे का फिज़िकल मेंटल बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है और मैं सबको सलाह दूंगा कि रेगुलर आएँ और योगा ज्वाइन करें। योगा सबसे पहले हमें हमारी सांस की गति को सिखाता है, कैसे सांस लेना चाहिए, कैसे छोड़ना चाहिए। योगा हमें हमारे हर बॉडी पार्ट को बहुत ज़्यादा एक्टिवेट करने में हेल्प करता है। मैं पर्सनली सबको बोलूँगी कि हमारी लाइफ बहुत हेक्टिक है, हम लोग बिल्कुल कंसंट्रेट नहीं करते हैं। योगा इंडिया से ओरिजिनेट हुआ है, ये अपनी कंट्री का एक सिंबल है और अपने को बीइंग इंडियंस ज़रूर योगा करना चाहिए। मैं बहुत यंग एज में मुझे ब्रीदिंग में बहुत प्रॉब्लम होती थी, मुझे सांस लेने में मैं 10 सीढ़ी भी नहीं चढ़ पाती थी। योगा करने से मुझे बहुत हेल्प मिली है पर्सनली। अब मैं 3-4 स्टोरेज चढ़ जाती हूँ, मुझे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती है। मैं सबको बोलूँगी सिर्फ योगा डे के लिए नहीं, सिर्फ इस मंथ के लिए नहीं, अपनी लाइफ में योगा को एक हैबिट बनाएं और लाइफ लॉन्ग योगा को रखें। योग के साथ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, अफोर्डेबल है और इजी टू अडॉप्ट है। आप आसानी से इसको सीख सकते हैं, घर में कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं। खाली आपको एक मैट की ज़रूरत है, कोई विशेष इसके लिए संसाधन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये ज़रूरी है कि योग करने से पहले आप प्रॉपरली उसको समझें, उसको सीखें। अच्छा होगा कि अगर आपको कोई समस्या है, कोई बीमारी है, तो आप किसी योग का एक्सपर्ट जो है उससे सलाह करें, उससे मार्गदर्शन लें और उसके साथ अपना योग का एक तालमेल बनाएं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज का जो युवा वर्ग है उसमें योग के प्रति बहुत उत्साह बढ़ा है, बहुत रुझान बढ़ा है। बहुत से लोग योग के बारे में गंभीरता से सोच रहे हैं और योग को अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। उन सब लोगों के लिए जो इस क्षेत्र में गंभीरता से विचार कर रहे हैं, बहुत सारी सरकारी संस्थाएँ हैं, बहुत सारी गैर सरकारी संस्थाएँ हैं जो योग के क्षेत्र में नए उन्होंने कोर्सेज डेवलप किए हैं। शॉर्ट टर्म कोर्सेज़ हैं, लॉन्ग टर्म कोर्सेज़ हैं, पीजी डिप्लोमाज हैं, जो बहुत सारी संस्थाओं से कराए जाते हैं। तो अगर आप योग के क्षेत्र में अपने भविष्य को देखना चाहते हैं, भविष्य को देख रहे हैं, तो मेरा सुझाव यह है कि आप उन संस्थाओं से नियमित कोर्स करें ताकि आप इस क्षेत्र में अपने आप को, अपनी प्रतिभा को निखार सकें और इस क्षेत्र में काम करते हुए देश का और समाज का भला कर सकें। प्रोफाइल्स देखो, फिर